अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ स्टार अहमद कसाना। सबसे पहले आपको नया साल मुबारक। हैप्पी न्यू ईयर टू एवरी वन ऑफ यू, और आपकी फैमिलीज़ को भी बहुत-बहुत मुबारक। अल्लाह ताला करे कि आपका जो अगला साल है, वो आपके लिए खुशियाँ लाए, अमन लाए, ईमान लाए, आपके लिए आफ़ियत लाए। और मेरी गुज़ारिश ये होगी कि साल तो बदलते रहेंगे, लेकिन ज़रूरी ये है कि हम अपने आप को भी साथ-साथ बदलें। और अपने आप को बदलने का मतलब ये है कि हमारा आज का दिन पिछले दिन से बेहतर होना चाहिए। तो यही हदीस की रोशनी में भी यही मैसेज है, और कुरान का भी यही मैसेज है कि हमें अपने आप को भी बदलते रहना चाहिए, और फॉर द वर्स नहीं, फॉर द बेटर बदलना चाहिए। तो अल्लाह ताला करे कि आपके लिए ये नया साल मुबारक हो। और जिन जिन लोगों ने हमें कांटेक्ट किया है, उन्होंने मुबारकबादें दी हैं, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अभी तक बहुत से लोगों को जवाब दे चुका हूँ, कुछ लोगों को अभी तक नहीं दे सका, लेकिन यह है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उनको भी इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी हम उनसे मुकम्मल तौर पर राब्ता कायम रखें। तो आज का जो शो है, ये है पुलिस रिफॉर्म्स इन पाकिस्तान के हवाले से। और आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस बहुत ही टेक्निकल इशू के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए जनाब डॉक्टर शाहिद कुरैशी साहब। और आपको पता है वो लंदन में होते हैं, और उनसे मैं आपका तारुफ करवाता हूँ। डॉक्टर शाहिद साहब, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आपको ईद नया साल मुबारक, आपको देखने वालों को भी। और बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मैं आपको ये बताता चलूँ कि डॉक्टर शाहिद जो हैं, ये लंदन बेस्ड हैं, और ये इनका एक जो अखबार है लंदन पोस्ट, उसके लिए ये सारा सिलसिला करते हैं। उसको ये एडिट भी करते हैं, उसके लिए आर्टिकल्स भी लिखते हैं, और सब कुछ ये लंदन में बैठ के बड़े ज़बरदस्त किस्म के काम कर रहे हैं। तो इन्होंने जो काम किया है, अगर आप उनको देखना चाहते हैं तो लंदन पोस्ट की जो वेबसाइट है, उसके ऊपर भी आप इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, और आपके जो क्वेश्चन वगैरह होंगे वो ये एड्रेस भी करेंगे। और मैं कोशिश करूंगा कि अगले प्रोग्राम में डॉक्टर साहब की इजाज़त से इनकी कोई अगर ईमेल एड्रेस वगैरह हुआ, तो वो भी आपसे शेयर करने की कोशिश करूंगा। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच जी। ये बताइए कि आज सीसीपी और लाहौर को चेंज कर दिया गया है। उसका तो बड़ा नाम था, बड़ा ज़बरदस्त जी। उमर शेख फार्मूला चल रहा था, और साथ-साथ हम देख रहे थे कि इमरान खान साहब की पूरी आशीर्वाद शामिल थी, और उसके बावजूद आज हटा दिया गया। ये क्या हुआ, क्या है? आपकी क्या रिपोर्ट्स हैं? देखिए जी, रिपोर्ट तो ये है इन मार्केट में कि जी सारी माफियाज जो थी, लैंड माफिया और ड्रग माफिया और तमाम दूसरी किस्म की माफियाज जो थी, वो उमर शेख के ऊपर चढ़ी हुई थी। और मीडिया के लोग भी उनके खिलाफ हो गए थे, क्योंकि कई कई मीडिया ग्रुप्स के जो करता धरता थे, उन्होंने पुलिस स्क्वाड्स ली हुई थी अपनी सिक्योरिटी के लिए। हालांकि ये प्राइवेट काम है, आप अपने लिए अरबों करोड़ों रुपए कमाते हैं, आप अपने लिए एक प्राइवेट सिक्योरिटी की फौज बना सकते हैं, आप रख सकते हैं। तो वो सारी चीजें जब जो है ना वो मिक्सअप हो गई, तो फिर जब ऐसा वक्त आता है तो बादशाह जो होते हैं ना, वो जो अपने मोहरे होते हैं उनको बाज का छोड़ देते हैं। वो ये समझते थे कि शायद इमरान खान मेरे साथ खड़े होंगे। और लेकिन हुआ ये है कि अभी मेरी रऊफ क्लासरे से भी आज चैट हुई, तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा भाई वो आपने इंटरव्यू किया था, और उसमें उसने कहा कि उमर शेख साहब ने कि जी वो जो मुल्जिम है उनकी जमानतें हो जाती हैं, 19 20 20 19 19 केसेस के अंदर जो लोग इन्वॉल्व होते हैं। तो वो उनका मकसद उसको क्रिटिसाइज करना नहीं था, उनका मकसद ये था कि हमारा जो पुलिसिंग का सिस्टम है, हमारा जो लीगल सिस्टम है, वो इस तरह का डिजाइन हुआ है कि वो विक्टिम का साथ देने के बजाय वो क्रिमिनल्स को ज्यादा सपोर्ट करता है। ये एक वेरी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। अब उसी चीज को लोगों ने जो है ना वो ट्विस्ट किया, और फिर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने भी नोटिस ले लिया। अब मेरी चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से बड़ी गुजारिश है कि जनाब आपने बड़ा नोटिस लिया, बड़ी शुक्रिया आपका। लेकिन वो जो मॉडल टाउन में 14 लोगों को मारा गया था दिन में, एक दिन के अंदर, और 100 लोगों को जख्मी किया गया था, तो माय लॉर्ड वो उनका 1 1.5 साल हो गया, उनकी हियरिंग नहीं हो रही उस केस की। तो तो क्या माय बात लॉर्ड जरा उसकी तरफ भी थोड़ी सी तवज्जो दें आप। और ये जो आपके प्रेडिसेसर थे, वो हमजा शहबाज फैमिली के जो, और हमजा शहबाज की वो सैटरडे को अदालत खोल के जमानत ले लेते थे, तो आप ये ऐसी चीजें करें कि जिसकी वजह से आप जो है ना वो जुडिशरी की भी इज्जत और मकाम बुलंद हो। मैं यहाँ पे वेरी क्विकली मेंशन करूंगा, जस्टिस काजिम मलिक ने बड़ा एक खूबसूरत स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने कहा था कि हम अगर अदालत चाहे या जज चाहें तो केसेस के फैसले हफ्तों के अंदर हो सकते हैं। और अगर हम ऐसा कर दें तो जो सबसे बड़ी रुकावट है हमारे केसेस को जल्दी हल करने में, वो वकला कम्युनिटी है। कि ये सारे वकील जो है ना ये जॉबलेस होते हैं। तरीके तो ले लेते हैं? अगर हमने केसेस को फास्ट ट्रैक
करके उसको जो है ना वो करना, बल्कि साउथ ऑफ पंजाब में एक वाक़या भी पेश आया कि जहाँ पे कोई सेशन जज गया और उसने हफ्तों के अंदर जल्दी-जल्दी केस निपटाने शुरू कर दिए, तो वहाँ के वकील उसके खिलाफ हो गए। अब ये एक बड़ी अजीब सिचुएशन पैदा हुई। अभी पिछले दिनों खबर आई कि लंदन वहाँ रावलपिंडी में जब इन्होंने कहा कि जी हम वकीलों का रिकॉर्ड जो है वो नादरा से चेक करवाएँगे, तो 300 के रिपोर्ट के मुताबिक 300 के वकील, करीब जो वकील थे वो रावलपिंडी कचहरी से गायब हो गए, क्योंकि उनके पास जाली डिग्रियाँ थी। वो जाली वकील बने हुए थे कई सालों से, वो फिर अपना वो कचहरी छोड़ के भाग गए वहाँ से। तो ये तो ख़ैर ये बात होती रहेगी। जो उमर शेख के साथ जो हुआ, उसकी एक बड़ी छोटी-सी मैं मिसाल दूँगा। उस्ताद दामन एक होते थे, बहुत बड़े शायर थे पंजाबी ज़ुबान के। तो वो कहीं जा रहे थे सुबह-सुबह अपने किसी दोस्त के साथ जो है ना नाश्ता लेने के लिए, तो उन्होंने 2 पराठे बनवाए उससे। तो उसने कहा कि उस्ताद जी आप तो 2 पराठे किस लिए बनाए? वो गया उसके साथ। तो उन्होंने जो 1 पराठा था उसको उन्होंने छोटे-छोटे टुकड़े किए और वो सारे घर में उसको फैला दिया। तो उसने कहा कि उस्ताद जी ये आपने क्या किया? उसने कहा बात ये है कि मेरे घर में है किताबें। तो ये जो चूहे हैं मेरे घर में, इनको मैंने आदत डाली हुई है पराठे खाने की। तो अगर मैं इनको पराठे नहीं डालूँगा तो ये किताबें खानी शुरू कर। तो उमर शेख के साथ जो प्रॉब्लम हुई वो ये है कि वो एक इतना बड़ा रॉटेड सिस्टम जो शरीफों ने अपनी माफिया एम्पायर के लिए बिल्ट किया था पिछले 35 साल के अंदर, उस सिस्टम को उसने चैलेंज किया और वो उसमें किसी हद तक कामयाब भी रहा। मैं ये नहीं कहता कि 3 महीने में वो जो कुछ कर सकता था उसने किया। अब लाहौर के जो है ना वो 85 थाने हैं जो लाहौर के एरिया के ज़िले को जो है ना वो कैटर करते हैं। अब उन 85 थानों के अंदर जो एसएचओज़ लगे हुए थे, वो हर एसएचओ जो होता है वो अपने थाने के रेट के मुताबिक जो है ना वो जितना उसके थाने का रेट होता है, उस रेट से मतलब उसकी कोई परफॉर्मेंस रेटिंग नहीं है, मैं पैसों के हिसाब से बात करूँ, कि हर थाने का एक रेट मुकर्रर होता है जो उस एसएचओ ने देना होता है अपनी अपॉइंटमेंट से पहले। तो उसमें ए, बी, सी, डी मुख्तलिफ कैटेगरीज़ के जो हैं वो पुलिस स्टेशंस हैं और फिर उसके मुताबिक ही वो हर महीने की जो है वो आमदनी होती है, वो उसको वहाँ से जो है ना वो करते हैं। अब मैं थोड़ा-सा आपके जो देखने वाले हैं उनको एक चीज़ थोड़ी-सी समझाना चाहता हूँ कि हर पुलिस स्टेशन एरिया में कुछ रेगुलर क्रिमिनल्स होते हैं। यानी रेगुलर क्रिमिनल से मुराद वो लोग जो जुए खाने चला रहे हैं या कोई प्रोस्टिट्यूशन रिंग है कहीं पे या कहीं पे कोई अ गैम्बलिंग डेन है, कोई इस तरह का काम हो रहा है या कोई अ, और किस्म की कोई गैर कानूनी एक्टिविटी हो रही है या कोई लैंड माफिया की कोई हाउसिंग सोसाइटी बनी हुई है, जहाँ पे कोई कब्ज़े हो रहे हैं वगैरह। तो वो जो कार-ए-ख़ास होता है वो या जो उन सोसाइटी से रिलेटेड जो लोग होते हैं वो ऑटोमैटिकली हर महीने उनका हिस्सा जो है ना वो वहाँ पे पहुँचा देते हैं। तो ये एक उस थाने की एक एलोकेटेड इनकम होती है। अब वो कोई डेली क्राइम के अंदर पेटी क्राइम में कोई बंदा पकड़ा गया, उससे किसी ने 2, 4, 500 हज़ार ले लिया पुलिस वाले ने, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन ये जो मंथली इनकम होती है, जिसको वहाँ की ज़ुबान में भी मंथली कहते हैं, माहाना, वो जनाब उसको मुख्तलिफ क्राइम एंड गैंग्स और मुख्तलिफ किस्म की जो एक्टिविटीज़ करने वाले वो पुलिस स्टेशन में हर महीने वो पहुँचा देते हैं और फिर उसके मुताबिक वो हिस्सा बकदरे जुस्सा उसको वो डीएसपी, एसपी साहब, डीआईजी ऐसे वो पूरा ऊपर तक चेन जो है ना वो जाती है। ये तो एक सिस्टम है वहाँ पे। दूसरा ये है कि हर एसएचओ के पास एक रजिस्टर होता है, उसको रजिस्टर नंबर 20 कहते हैं। वो रजिस्टर नंबर 20 जो होता है उसके अंदर उसने अपने इलाके के हर मुअज़्ज़िज़ शख्स की उसमें एंट्री होती है कि जो कौन उसमें जज है, कौन लॉयर है, कौन डॉक्टर, इंजीनियर, फौजी अफ़सर कौन-कौन रहते हैं, जज कौन रहता है। तो उसमें वो सारी की सारी जो है ना पूरी तफ़सील उसमें लिखी होती है। अगर कोई जर्नलिस्ट रह रहा है, वो जर्नलिस्टों की भी कैटेगरी उन्होंने बनाई होती है एबीसीडी के हिसाब से। क्योंकि जो क्राइम रिपोर्टर होते हैं वो ज़ाहिर है उनको भी तो इस पूरी सिस्टम के अंदर से हिस्सा मिलता है और ये हमें आपको जो है ना वो पता है कि ये इस सिस्टम के अंदर वो रिपोर्टर्स के क्राइम रिपोर्टर की इन्वॉल्वमेंट के बगैर तो वो थाना चल ही नहीं सकता। तो ये एक बड़ी अनफॉर्चुनेट सी सिचुएशन है। इसके बाद क्या होता है कि वो जो एसएचओ होता है वो उस पूरी रजिस्टर के अंदर अपनी पूरी रिपोर्ट लिखता है, उस इलाके का हैंडओवर लिखता है कि ये इस इलाके में कौन-कौन से जराइम हो रहे हैं एक्सेट्रा, एक्सेट्रा। अब हर जो मैं इसको देखता हूँ मिलिट्री एंगल से कि फ्रॉम द सिक्योरिटी एंगल, अगर मैं
अगर कोई भी फॉरेन एजेंसी है या कोई टेररिस्ट एक्टिविटी करना चाहता है, तो उनकी जो पहली पनाहगाह होती है वो उस इलाके के क्रिमिनल्स होते हैं, जो उन लोगों को पनाह दे सकते हैं। और वो अगर क्रिमिनल गैंग जो है, वो माफिया जो है, वो ऑलरेडी अगर पुलिस स्टेशन को हिस्सा दे रहा है, तो पुलिस वाले जो है वो उसके अंदर उस एक्टिविटी होने वाली, उस इलाके में या उस घर में होने वाली एक्टिविटी को इग्नोर करते हैं, उसके ऊपर तवज्जो नहीं देते। तो जितने भी टेररिस्ट अटैक्स हुए हैं अब तक पाकिस्तान में, चाहे वो आप कराची एयरपोर्ट, कराची एयरबेस कामरा वो जो हुआ था वहां पे, हाँ हाँ। हमारे नेवी के जहाज तबाह हुए थे, या आप जीएचक्यू पे जो हमला था वो ले लें, या लाहौर में मनावा पुलिस स्टेशन पे जो हमला हुआ था, वो सारे के सारे जो टेररिस्ट थे, उनके जो लोकल कोलैबोरेटर्स थे, यानी वो जगह जहां से वो लॉन्च हुए थे, किसी ने उसको घर दिया रहने के लिए, किसी ने उसको खाना दिया, ज़ाहिर है किसी एक ने पूरा उसको ट्रांसपोर्ट इकोसिस्टम दिया, सारा मौजूद होता है, तो उसी में वो ये पनपते हैं ना। वो सारा सिस्टम जो है वो वही माफिया जिसको थाना प्रोटेक्ट कर रहा है या जिससे थाना हिस्सा ले रहा है, वही माफिया उस क्रिमिनल गैंग को भी प्रोटेक्ट करता है, और वो उस टेररिस्ट को भी, क्योंकि टेररिस्ट जो है वो आइसोलेशन के अंदर एक्टिवेट ऑपरेट नहीं कर सकते। तो जो मिलिट्री डेथ्स हुई हैं 16,000 के से ज्यादा पिछले 20 साल में, ये वॉर ऑन टेरर के बाद, उन मिलिट्री डेथ्स को अगर एनालाइज किया जाए, तो यह कहीं ना कहीं से ये बात साबित होती है कि कोई दहशतगर्द आया, किसी घर में रहा, और वो स्लीपर सेल में रहा, और फिर वो जो है ना उसको उन्होंने वहां से उन्होंने लॉन्च हुए, और फिर वो किसी एयरफोर्स के अड्डे पे या किसी पुलिस पोस्ट पे या किसी मिलिट्री पोस्ट पे जाके उन्होंने हमला किया। तो पुलिस की जो करप्शन है, पुलिस की जो इनकॉम्पिटेंस है, मैं आपको मिसाल देता हूँ बड़ी लेटेस्ट, कि जब शहबाज शरीफ साहब वजीर आला थे, तो छोटू गैंग के खिलाफ इन्होंने एक ऑपरेशन किया डेरा गाजी खान के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल। वहां पे हुआ ये कि पुलिस से उन्होंने असला छीन लिया, छोटू गैंग वालों ने, और पुलिस वालों को उन्होंने हॉस्टेज बना लिया, और उनको छुड़वाने के लिए जो है वो फौज तलब की गई, तो फौज ने जाके अपने उनके पुलिस के बंदे छुड़ाए। और जो बाद में पता चला कि मुल्तान के अंदर जो पुलिस थी, वो जो पुलिस वाले थे उन्होंने पुलिस का असला बेच दिया था, यानी पुलिस की जो गन्स थी वो वो भेज दी। बेच के उसकी जगह पे उन्होंने नकली गन्स रख दी। तो जो छोटू गैंग के साथ जब मुकाबला हो रहा था, तो इनकी तो गन्स ही नहीं चल रही थी पुलिस वालों की। और ये इस पे बकायदा एक एफआईआर दर्ज हुई, हमारे बड़े मशहूर रिपोर्टर हैं लाहौर के, असद मिर्जा साहब, उन्होंने इसके ऊपर बड़ी जबरदस्त रिपोर्टिंग की छोटू गैंग पे। और ये जो पुलिस वाले, अभी कराची से खबर आई है कि वहां पे भी पुलिस की जो महंगी महंगी इटली की, जर्मनी की गन्स थी, वो किसी ने उनको बेच दी वहां से, और लेकिन वहां लेकिन उसकी जगह लेकिन पे कमिंग नकली बैक टू उमर शेख, शायद मुझे ये बताएं कि देखें, आप पता है, सबको पता है कि पुलिस माफियाज के साथ भी मिली हुई होती है, सब कुछ कर रही होती है। आखिर किसी ना किसी ने तो चेंज करना है ना। तो ये जब आए थे उमर शेख, बल्कि इन्होंने ये कहा था कि उमर शेख फार्मूला है, और वो ये है कि पुलिसिंग द पुलिस, ठीक है ना। अब पुलिसिंग द पुलिस जब उन्होंने शुरू की, कई एसएचओ आपको पता है बदले उन्होंने, और अभी ऐसे लोगों को उन्होंने एसएचओ लगाया जिनकी कोई सिफारिश नहीं थी। तो अब ये बताएं कि अगर प्राइम मिनिस्टर की भी बैकिंग हो आपके पास, और आपको हाईएस्ट लेवल पे बैक किया जा रहा हो, और प्राइम मिनिस्टर ने कई दफा उनकी तारीफ की है, और इसके बावजूद अगर आप वहां पे ना खड़े हो सके, ना आपको टिकने दिया जाए, तो फिर कसूर किसका है? देखिए, बात यह है कि जो अभी जो रफ क्लासा साहब अपने प्रोग्राम में बता रहे थे कि वहां पे जो ये जो चीफ मिनिस्टर पंजाब है उस्मान बजदार जो है, इसका इसका जो पीएसओ है या इसका कोई पर्सनल सेक्रेटरी है, वो कोई ताहिर रशीद शायद उसका नाम है, वो भी रहा है कहीं डीएम ओएमजी का कोई ऑफिसर है। तो उसको भी बड़ी प्रॉब्लम थी, क्योंकि वो भी अपने थानों में बंदे लगवाना चाहते थे, जिसको उमर शेख ने रिग्रेटेड कर दिया था, और उसकी वजह से वो भी थोड़े से खिलाफ हो गए। और फिर जाहिर है को 2-4 करोड़ अगर कोई ना ले रहा हो, अगर उमर शेख रिश्वत नहीं ले रहा था, तो बाकी ये तो नहीं कि सारे बाकी लाइन में रिश्वत नहीं ले रहे। जो वहां की जो गेम है इस वक्त, वो अब लाखों के नहीं रही, करोड़ों में नहीं, वो अरबों रुपए में चली गई है, सिर्फ लैंड माफिया की इन्वॉल्वमेंट की वजह से। अगर आप लाहौर में जाएं कभी, तो आप कभी लाहौर की गुलबर्ग में मार्केट्स में जाएं, तो आपको एहसास होगा, या वहां पे आपको आप लोगों से पूछें, तो वो ये आपको बताएंगे कि हमारी जो जिस दुकान का किराया आज से 5 साल पहले 50,000 रुपये था,
अब उसका किराया 2 लाख रुपए हो गया है और या 3 लाख हो। उसकी वजह ये है कि जो पिछले 20 ये नवाज शरीफ और जरदारी के दौर में जो 30,000 करोड़ रुपया जो चोरी 30,000 अरब रुपया जो चोरी हुआ है, वो इन्हीं चीज़ों में रियल एस्टेट में लोगों ने लगाया है और लोगों ने जाली किस्म की दुकानें खोल के जिसमें कोई बिज़नेस नहीं हो रहा। तो इसी इसका वजह इसका से मतलब जो तो फिर इसका मतलब फिर ये हुआ कि ये जो खोखरों के ऊपर उसने हाथ डाला, दूसरों के ऊपर उसने हाथ डाला और उसने इवन पुलिस के लोगों को भी पकड़ा। और जाहिर है पुलिसिंग द पुलिस का मतलब जो उसने मटेरियलाइज करके दिखा दिया, इसका मतलब है कि पुलिस खुद अंदर से ही इनसिक्योर फील कर रही थी कि इसको किसी तरीके से निकालें वरना ये तो हमें ले दे जाएगा। देखिए पुलिस बात ये है कि जब जब इमरान खान का धरना हो रहा था, तो उसमें जब पुलिस को इस्लामाबाद तलब किया गया, पंजाब पुलिस को स्पेशली, तो लाहौर यानी पंजाब में क्राइम रेट 45% कम हो गया था। और ये मैं इस वजह से बता रहा हूँ क्योंकि ये रिपोर्टेड बात। इसका मतलब है कि जो 30,000 लोग अकॉर्डिंग टू आईजी पुलिस अब्बास खान, इन्होंने 30,000 के करीब क्रिमिनल्स जिनका रिकॉर्ड याफ्ता लोग थे, उसको इन्होंने पुलिस में भर्ती किया शरीफों ने। जब आप क्रिमिनल्स को पुलिस के अंदर भर्ती करेंगे, तो तो कौन सी ऐसी ताकत होगी जो उनको पकड़ सके? आपकी जो ये जो नया सीसीपीओ लगाया डोगर साहब, ये मैं इनका सीवी देख रहा था आज, ये डोगर साहब इंजीनियर है बेसिकली अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से। अब जिस मुल्क में एक इंजीनियर के ऊपर 20-25 लाख रुपया तो वैसे ही हमारा खर्च हो, टैक्स पेयर्स का खर्च होता है उसकी 5 साल की एजुकेशन में। अब जब वो इंजीनियरिंग करने के बाद वो सीएसएस करके पुलिस ज्वाइन कर लेता है एज एन एएसपी, ये हमारी सोसाइटी के माइंडसेट को शो करती है कि हम डॉक्टर ट्रेन करते हैं मेडिकल कॉलेज में, वो जब मेडिसिन करने के बाद वो सीएसएस करके पुलिस में आ जाता है या वो असिस्टेंट कमिश्नर बन जाता है। तो जो सोसाइटी का जो मिजाज है, वो बिल्कुल पावर डायनामिक्स के मुताबिक बड़ा ब्लू लाइट वाला जो है ना हुआ है। और जिसकी वजह से अब मैं एक आपको एक ये आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि ये जो हमारे जर्नलिस्ट भाई हैं इनका भी एक रोल है इसमें, और वो भी जाहिर है कि कुछ ना कुछ अपना हिस्सा लेते रहते हैं, खासतौर पे जो क्राइम रिपोर्टर्स हैं। तो ये जो पूरे का पूरा एक सिलसिला फिर चलता है, उधर से जर्नलिस्ट मिल जाते हैं, साथ पुलिस मिल जाती है, उधर से माफियाज मिल जाते हैं। मुझे ये भी पता है कि कई जर्नलिस्ट जो हैं वो भी कॉन्डुइट का रोल प्ले करते हैं माफियाज और पुलिस के दरमियान। कई लोग इस तरह के भी हैं। तो अब इस तरह का जो नेटवर्क है, या आप जो भी उसको नाम दे दें, माफिया का नाम दे दें, तो इसको तोड़ना, मैं इसलिए आपसे पूछना चाह रहा हूँ, शायद कि आपका अपना फैमिली बैकग्राउंड भी पुलिस के साथ रिलेटेड है, तो आप मुझे बताएंगे ये कितना आसान है कि इसको तोड़ा जा सके, या ये बिल्कुल नामुमकिन है? नहीं नहीं, ये बड़ा आसान है। मैं आपको बताता हूँ कि ये असल में अभी मैंने एक आर्टिकल लिखा था, उसमें मैंने जिक्र किया कि जब वो किंग्स कॉलेज में वॉर स्टडीज के अंदर पाकिस्तान एनडीयू का एक डेलीगेशन आया कुछ साल पहले, वो उस डेलीगेशन के अंदर पुलिस अफसर भी थे, कुछ फौजी भी थे। फॉरेन तो ऑफिस के लोग उनसे भी थे। जब बात हुई तो मैंने उनसे ये कहा कि भाई आप यहाँ पे फाटा के अंदर इश्यूज डिस्कस कर रहे हैं, सिक्योरिटी का इशू डिस्कस कर रहे हैं, तो फाटा जो है वो तो पाकिस्तान का 1.5% है। जो 98.5% पाकिस्तान है वहां पे तो जमहूरियत है, वहां पे तो पूरी गवर्नमेंट चल रही है आपकी। वहां पे जो क्राइम रेट है, मैं आपको अगर भेजूं उसके नंबर्स फिगर्स आप, यानी 1400 2008 और 15 के दौरान लास्ट 5 इयर्स का जो पीरियड था 2018 तक, उस दौरान में तकरीबन हजारों की तादाद में रेप्स, गैंग रेप्स, मर्डर्स, बर्गलरीज हजारों की लाखों की तादाद में हुई है। मैं पंजाब की बात कर रहा हूँ। यानी क्राइम रेट पंजाब का वो मैं आपको वो दैट इज ए ऑफिशियल क्राइम डेटा। अच्छा, जब वहां मीटिंग हो रही थी तो वहां पे पाकिस्तान डेस्क के जो फॉरेन ऑफिस के ऑफिशियल्स हैं वो भी बैठे हुए थे, ब्रिटानिया के जो फॉरेन ऑफिस के ऑफिशियल। तो जब मैंने ये आर्टिकल लिखा तो उन्होंने भी कहीं से पढ़ा, तो उन्होंने मुझे एक ईमेल की। वो मैंने ईमेल भी अपने आर्टिकल जो आपको भेजा उसमें छापी है पूरी की पूरी। उसमें उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान के अंदर जो पुलिसिंग है वो लेबनान मॉडल के ऊपर जा रही है। यानी जहां लेबनान के अंदर जो पुलिस थी वो टोटल डिस्क्रेडिट हो गई थी, करप्ट थी, इनकॉम्पिटेंट थी, जिसकी वजह से लोगों का पुलिस के ऊपर से एतमाद खत्म हो गया और उसकी जगह पे लोग जो लेबनान गवर्नमेंट थी उसको फौज लानी पड़ी, शहरियों की पड़े, यानी फौज को पुलिसिंग के लिए इस्तेमाल।
तो जो पाकिस्तान के खिलाफ सबसे बड़ी साजिश है, जो जनरल मुशर्रफ के वॉर ऑन टेरर के बाद ही शुरू हो गई थी, लेकिन जनरल मुशर्रफ को मैंने अपने सोर्सेज से मेरी बात हुई उनसे, मैंने उनको कहा, मैंने कहा जी ये साजिश हो रही है, ये चाहते हैं कि फौज को एमक्यूएम और अवाम को आमने सामने लाया जाए, फौज ये फायर करेंगे, फौज जवाब देगी, तो फिर उसके बाद ये दुनिया में एक बहुत बड़ा हवा खड़ा कर देंगे। लेकिन ये आप जनरल समझते नहीं मुशर्रफ कि ने ये बोला पहले पहले डॉक्टर शायद ये मॉडल जो है लेबनीज मॉडल, ये तो हम पहले ही देख रहे हैं कराची में, देखे ना, रेंजर्स तो ऑलरेडी कई सालों से वहां पे मौजूद है, वो भी एक मैं फौज वही ही है बता ना। रहा हूँ आपसे कि रेंजर्स जो है कराची में पिछले 35 साल से है, लेकिन वो आइन के आर्टिकल 245 शायद है, उसके तहत वो गई हुई है। और आपको याद होगा जब ये जो जरदारी गवर्नमेंट थी, जब ऑपरेशन हो रहा था, तो सिंध गवर्नमेंट जो थी वो कितना तंग करती थी रेंजर्स को, एक्सटेंशन देने के लिए इतना रेजिस्टेंट थी। लेकिन जब जब गवर्नमेंट ने कहा, फेडरल गवर्नमेंट ने कहा कि हम पंजाब में भी रेंजर्स को बुलाया जाए, आर्मी ने कहा कि हम पंजाब में भी माफिया हाथ से बाहर हो गए थे, यहाँ पे भी रेंजर्स को तलब किया था, तो उसके अंदर जो सबसे बड़ी रुकावट पैदा की थी वो शहबाज शरीफ था, उसने सबसे ज्यादा रुकावट पैदा की। अब जो सीसीपीओ ने तो बिल्ली थैले से वो बाहर ले आया है, उसने बता दिया सारा कि ये गलत, वो चाहे आए या ना आए, उसने एक दफा जो है ना अपना जितना उससे हो सकता था वो उसने कर दिया। 3 महीने में वो क्या कर सकता था, जब इतनी ज्यादा रेजिस्टेंट हो, जज भी खिलाफ हो जाए, पीटीआई भी खिलाफ हो जाए, पुलिस के अपने लोग भी उसके खिलाफ हो जाए, क्योंकि यहाँ पे गेम जो थी वो अरबों करोड़ों रुपए की गेम थी, जिसमें उसने हाथ डाल दिया लाके। लेकिन लेकिन और तो डॉक्टर लोग, शायद इसमें एक चीज देखें, एक चीज मैं आपको बताऊं, मेरी नजर में उमर शेख जो है वो कामयाब हो गया है। उसमें कामयाबी इसमें हासिल की है कि उसने इन लोगों को एक्सपोज कर दिया है कि ये किस किस किस्म के नेटवर्क्स यहाँ पे काम कर रहे हैं, किस किस्म के माफियाज काम कर रहे हैं, और उनको बैकिंग इवन गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स दे रहे हैं, गवर्नमेंट के हाईएस्ट लेवल पे लोग उनको जो बैकअप कर रहे हैं। तो मेरे तो ख्याल में उमर शेख कामयाब हो गए, चाहे वो 3 महीने रहता या 4 महीने रहता, लेकिन उन्होंने इस पूरे सिस्टम को एक्सपोज करके रख दिया है, और साथ ये भी बता दिया है कि अगर कोई चाहे तो इसको चेंज भी कर सकता है। देखें, ये जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि जो हमारी जो सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट है, उसको ये समझना चाहिए कि आपको पूरी दुनिया देख रही है, आपकी हर चीज का एनालिसिस होता है। आप हर रोज, यानी जब एक कंट्री प्रोफाइलिंग होती है, तो उस कंट्री प्रोफाइलिंग के अंदर लोगों की साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग होती है, लोगों का मिजाज कैसा है, इनके साथ कैसे डील करना चाहिए, वगैरह वगैरह वगैरह। अगर आप पटवारी का खाता ही देख लेना, खाली जो कुछ उसमें जो मालूमात उस खाते में लिखी होती है ना, वो ही इनफ होती है एक इंटेलिजेंस ऑपरेशन करने के लिए। तो अंग्रेजों ने जो सिस्टम डिजाइन किया था, उस सिस्टम के अंदर उन्होंने ये इतनी गुंजाइश रखी थी कि वो एक ही लाइन में स्प्रेडशीट उन्होंने बना दी थी, जिसको आप फॉलो कर सकते थे। अब सिचुएशन ये है कि जो सिक्योरिटी स्टेब्लिशमेंट है, उन्होंने, ये जो पुलिस है ना, ये आपकी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है इन द वॉर ऑफ टेरर, इन द वॉर ऑन टेरर। और अगर जो 16,000 और मिलिट्री डेथ्स हुई हैं, सिक्योरिटी पर्सनल की डेथ्स हुई हैं, और साथ में जो 70,000 सिविलियंस शहीद हुए हैं पाकिस्तान के, उसमें सबसे ज्यादा हाथ पुलिस इनकॉम्पिटेंस का है। ये आप समझते हैं कि पुलिस अगर नाके पे खड़ी हो जाएगी तो वहां से वो उसको दहशतगर्द को रोक लेंगे? नहीं। अभी दहशतगर्दी इतनी ज्यादा सोफिस्टिकेटेड हो गई हुई है कि एक नाके पे खड़ा हुआ पुलिस वाला, उसको तो बेचारे को पता ही नहीं है पता कि ही नहीं। असल में खेल क्या हो रहा है। अच्छा, तो आप जरा जब मुझे कोई बताएं बड़ी कि सी इसमें गाड़ी क्या में किया जाए, कैसे रिफॉर्म्स लाई जाएं, किस किस्म की रिफॉर्म्स लाई जाएं, क्या किया जाए कि पुलिस को बेहतर किया जाए, उसका लेवल थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल पे लेके जाया जाए, ताकि जरा थोड़ा सा वो भी अपने आप को चेंज उसमें कर सकें, क्योंकि ओवरऑल जो सिनेरियो है उसमें तो हमें उनकी कोई परफॉर्मेंस नजर नहीं आ रही और उनकी रेलेवेंस भी नजर नहीं आ रही। देखिए, मैंने एक जगह पे लिखा था कि इस वक्त फौज के जो 20-22 लाख के करीब एक्स एक्स सर्विसमैन सोसाइटी जो है ना, उसके फौजी जो जिनका ऑलरेडी रिकॉर्ड जीएचक्यू के पास मौजूद है, क्योंकि वो पेंशन लेते हैं, तो जीएचक्यू को ऑलरेडी पता है उनका कि वो कहाँ रह रहे हैं, क्योंकि उनको पेंशन जा रही है। उसमें सिपाही भी होंगे, हवलदार भी होंगे, एसपी भी, यानी कैप्टन मेजर, तमाम रैंक्स के जो लोग हैं वो अपने अपने इलाकों में रह रहे हैं। तो अगर उन लोगों को एक एज ए पायलट प्रोग्राम, मैं वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ, पायलट प्रोग्राम, 3 साल के लिए या 2 साल के लिए उनको एक्टिवेट कर दिया जाए, रिक्रूट कर लिया जाए, तनख्वाह तो वो ऑलरेडी ले रहे हैं, पेंशन तो ऑलरेडी ले रहे हैं, तो वो आपके खजाने के ऊपर कोई नया बोझ नहीं पड़ेगा उसका।
और उनको भी इस एक्टिव पुलिसिंग के अंदर जो है, हमारे यूके में एक चीज होती है उसको कहते हैं नेबरहुड पुलिसिंग, यानी आप अपनी नेबरहुड की पुलिसिंग खुद करते हैं। तो जब कम्युनिटी पुलिस। नेबरहुड पुलिसिंग के अंदर उनको भी आप शामिल कर लेंगे, मैं इसी वजह से मिलिट्री पर्सनल की बात कर रहा हूँ क्योंकि वो रिटायर्ड लोग हैं, उनको बेसिक डिसिप्लिन, बेसिक मिलिट्री डिसिप्लिन का ऑलरेडी पता है, लिहाजा नहीं आपको तो उनको आप नई। बेसिकली ये कह रहे हैं, आप बेसिकली ये कह रहे हैं कि इस पुलिस को रखते हुए उनको एडिशनल ड्यूटीज दी जाए या इसको रिप्लेस किया जाए? देखें, जब जब हर पुलिस स्टेशन के अंदर जो है वो रिटायर्ड जो पुलिस के लोग आ जाएंगे इनके साथ इनका हाथ बटाने के लिए, तो फिर उनके पास आपके उनका अपना एक इंटेलिजेंस नेटवर्क भी, उसमें भी शामिल कर सकते हैं उसको। एसएचओज जो है ना वो भी, यानी पुलिस का जो निज़ाम है उसको उन्होंने नहीं छेड़ना, बल्कि उन्होंने एज एन एडिशनल सपोर्ट, यानी जो इस वक्त शॉर्टेज है पुलिस के अंदर, जो पुलिस, ये जो एक तो आपने जो वीआईपी ड्यूटी पे पुलिस लगाई हुई होती है, इसको तो खत्म करें ना, ताकि वो पुलिस वाला जो उसका काम है वो तो करे, वो बजाय अब बड़े बड़े जागीरदारों, बड़े बड़े वडेरों के लेकिन घरों के लेकिन बाहर खड़े डॉक्टर होकर। साहब, आप भी जानते हैं आपकी फैमिली का भी सारा ताल्लुक पुलिस के साथ है, हमने भी पुलिस को देखा हुआ है। देखिए मेरा मैंने जो सारे अपने इसमें देखा है, मेरे ख्याल में इस पुलिस की कैपेसिटी ही नहीं है कि ये पुलिसिंग कर सके। ये सिर्फ अगर आप उनको खड़ा कर दें ना किसी, मुझे याद है, मैं आपको एक बात बताता हूं, हमारे एक दोस्त हुआ करते थे उस जमाने में, वो डिप्टी कमिश्नर लाहौर थे, बाद में फिर बड़ी उन्होंने तरक्की की और बड़े ऊपर लेवल पे गए, मैं नाम नहीं लेता। उन्होंने कहा था कि जब मैं किसी भी सिचुएशन, जब कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन होती है, अगर मैं पुलिस के साथ जाऊं ना, तो कहते हैं मुझे सबसे बड़ा फिक्र होता है कि मुझे मेरी अपनी जान भी कहीं खतरे में तो नहीं है। अब यहाँ पे जहाँ पे डिप्टी कमिश्नर ये सोच रहा हो कि उसकी पुलिस की इल ट्रेनिंग की वजह से और उसकी इल इनकॉम्पिटेंस की वजह से उसकी अपनी जात जो है वो खतरे में है, तो फिर आप लोग वहां पे क्या करें? अब मुझे खुद बताएं। देखिए, आपने जो पुलिस डिजाइन की हुई है ना वो है एज ए मर्सनरी फोर्स, यानी ये जो पुलिस है ये असल में किराए के कातिल हैं, कि इन लोगों को बहुत सारी दफा ऐसा हुआ है कि क्रिमिनल गैंग्स ने इनको हायर करके अपनी दुश्मनों को मरवा दिया पैसे दे। ऐसे एविडेंस मौजूद है कि उन्होंने किसी को पैसे दिए और उन पुलिस से अपने दुश्मन को मरवा दिया। बहुत सारे वाकयात मौजूद हैं इस तरह, इनको साबित भी किया जा सकता है, ऐसा नहीं कि ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन जो लैंड माफिया की फाइनेंसिंग हो गई है पुलिस में, उससे ये पुलिस एक कातिल फोर्स बन गई है, एज ए मर्सनरी फोर्स बन गई है। ये पुलिस यानी पुलिस नहीं रही, सिविल प्रोटेक्शन, पब्लिक प्रोटेक्शन के लिए नहीं है, ये बनी हुई ये बन उल्टा चुकी है। उल्टा मेरे खतरे ख्याल का से बायस बन अगर चुकी आप हुई है। इसको डिसबैंड कर दें, अगर इस पुलिस को आप डिसबैंड कर दें, 70% ऑफ द क्राइम वो खत्म हो जाएंगे। मेरा ख्याल उससे क्योंकि भी जहां ज्यादा। पे डाका पड़ता है, जहां पे चोरी होती है, उसका हिस्सा बकदरे जुस्सा पुलिस वालों के पास भी पहुंचता है। इसका ठीक बात। आप किसी भी जूनियर क्राइम रिपोर्टर को ले आए, उसको वो आपको बताएगा, उसको पता होगा। सड़कों पे जो बड़ी बड़ी वैगनें, ये जो मोटरवे रेप केस हुआ था, उसके बिल्कुल नजदीक चौकी मौजूद थी वहां पे, हाँ, और वो जो मल्ली था, वो वो पुलिस ने उसको अरेस्ट नहीं किया, वो बंदा उसके बाप ने उसको पेश किया। ये पुलिस जो थी, ये हाँ, ये ये उस तो बचा एरिया रही के थी उसको। अंदर, ये पुलिस जो थी ये इन्वॉल्व थी। बाज जगह पे ऐसा भी हुआ है कि पुलिस ने, यानी डाकुओं ने किसी वैगन को, किसी कोच को लूटा, और उसके बाद उन्होंने वापस कर दिए पैसे। उसने कहा तुमने वापस क्यों किए पैसे? उसने कहा जितने हमने पैसे चौकी वालों से मुक्के हुए थे, ये तो उससे हाँ, कम पैसे हैं, हमें तो फायदा कोई नहीं हुआ, हम चोरी भी करें और फिर फायदा भी ना बाद हो। में जो है ना वो फायदा भी ना हो, और उल्टा। तो जितने आखिर में क्रिमिनल्स लोग हैं, आखिर में मुझे ये बताएं डॉक्टर साहब कि उमर शेख कामयाब है, नाकाम है? उमर शेख फार्मूला कामयाब हुआ या नहीं हुआ? आपका क्या ख्याल? मेरे ख्याल से उमर शेख साहब ने जो है ना, मैं उसको साहब कहूंगा, बहरहाल आई हैव अ ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर हिम, कि उसने एक आपको रास्ता दिखा दिया कि कोर्ट मार्शल मॉडल इज द ओनली मॉडल फॉर पुलिसिंग द पुलिस। और हमारी जो मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट है, सिक्योरिटी स्टैब्लिशमेंट है, एजेंसीज हैं, उनको इसके ऊपर बड़ा सीरियसली सोचना पड़ेगा कि जब तक आपका पुलिस स्टेशन आपके काबू में नहीं होगा, आपकी कोई इंटेलिजेंस एजेंसी आपके काम नहीं आएगी। आपका काम 50% से भी ज्यादा आसान हो जाएगा
अगर पुलिस स्टेशन आपके काबू में आ जाए। काबू जितनी में आ जाए। इंफॉर्मेशन एक लोकल पुलिस वाले के पास होती है, उतनी इंफॉर्मेशन सीआईए के पास नहीं होगी, अमेरिकन सीआईए के पास। सही बात। लोकल पुलिस की ऑन द ग्राउंड इंफॉर्मेशन, और पाकिस्तान की जो एजेंसीज है उनकी सबसे बड़ी कामयाबी की वजह ह्यूमन इंटेलिजेंस है, कि वो इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस तो होती है, लेकिन ह्यूमन इंटेलिजेंस की वजह से वो बहुत ज्यादा कामयाब रहे हैं। तो उसी चीज को रिफाइन करने की जरूरत है। पुलिस स्टेशन को माफिया से आजाद करवाएं। ये जो क्रिमिनल गैंग्स की टेररिस्ट फाइनेंसिंग हुई हुई है पुलिस स्टेशन के अंदर, उन जब तक वो उसको नहीं आप बिल्कुल चैलेंज करेंगे पुलिस, बिल्कुल उस ठीक वक्त बात। तक नहीं ठीक हो सकता। चलें डॉक्टर इसको साहब, इसको बहुत बहुत चैलेंज नंबर 1 लेना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। और चैलेंज नंबर 1 जो है वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को भी समझना चाहिए कि रेजिस्ट करना जरा सीखें। आप अगर आप किसी को लगाते हैं तो फिर उसके ऊपर खड़े भी हों, उसको थोड़ा सा रेजिस्ट भी करें। प्रेशर्स आपके ऊपर आएंगे, उधर से तो आप कहते हैं मैं एनआरओ नहीं दूंगा, लेकिन माफियाज को आप एनआरओज दे रहे हैं। माफियाज को आप एनआरओज दे रहे हैं। इस तरह के जो खोखर बरादरान जैसे जो लोग हैं उनको आप एनआरओज दे रहे हैं। और ये जो आपने उमर शेख फार्मूला को बिल्कुल डिस्टर्ब करने की कोशिश की है, मेरा ख्याल है कि इसमें हमें सोचना चाहिए और सोचना पड़ेगा कि बुज़दार जैसी हुकूमत जो है, अगर वो इतना प्रेशर नहीं ले सकती है तो फिर उसकी जस्टिफिकेशन क्या रह जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया। और आखिर में मैं सिर्फ ये गुजारिश करूंगा कि डॉक्टर शाहिद जैसे जो हमारे प्रोग्राम्स हैं, उनकी वजह से हमारे प्रोग्राम्स के सारे एक बड़ी ही, आपको पता है, एक डिटेल्ड रिपोर्ट आती है और बहुत ज़्यादा हम लोग उसमें मैनेज करने की कोशिश करते हैं मुख्तलिफ चीज़ों को। तो इसलिए उनको सब्सक्राइब किया करें, उनको लाइक किया करें हमारे प्रोग्राम्स को, हमारे चैनल को, और उसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं ताकि अच्छी बातें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकें। आपका बहुत शुक्रिया। आखिर में दुआ कि मेरी इज्जत के लिए काफ़ी है कि मैं तेरा ही बंदा हूँ, मेरे फ़ख्र के लिए काफ़ी है कि तू ही मेरा परवरदिगार है। तो बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैं चाहता हूँ मुझे भी उसी तरह बना दे जिस तरह तू चाहता है। स्पुरदम बतोमाए खेशरा तू दानी हिसाब कम बेशरा। मुझे इस रक्षा को डॉक्टर शाहिद कुरैशी के साथ इजाज़त दीजिए। जल्दी मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।